हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का एसएसटी चैप्टर 13 इंडियाज़ नेबर्स यानी भारत के पड़ोसी। भारत के पड़ोसी कौन होंगे? जो भारत के अगल बगल में होंगे जो कंट्रीज़, उन्हें कहा जाएगा इंडिया का नेबर। इससे पहले के सारे चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ और उनके क्वेश्चन आंसर्स और मैप स्किल भी करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होती है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 13। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मैप दिया हुआ है, इसे आप देखिए। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो पाकिस्तान है, देखिए यहाँ पर मैप में दिया हुआ है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार। ये सभी क्या हैं? ये सभी इंडिया के इमीडिएट नेबर हैं एंड बिल्कुल जस्ट इसके बगल में हैं। इन सभी 7 कंट्रीज़ के अलावा अफ़गानिस्तान और मालदीव्स भी हमारे क्लोज नेबर्स हैं। अफ़गानिस्तान जो कि यहाँ पाकिस्तान के आगे है और मालदीव्स यहाँ पर है, इस एरिया में इधर है मालदीव्स। इस हमारे क्या हैं? क्लोज नेबर हैं। अब इसमें आपको आप नोटिस करिए, इसको ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि इसमें जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड में, जैसे कि देखिए ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में कौन है? यहाँ पाकिस्तान है। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान और फिर इधर नॉर्थ साइड में हमारा है चाइना, नेपाल और भूटान। और फिर ईस्ट साइड में यहाँ पे है म्यांमार और बांग्लादेश और साउथ में जो समुद्र में है वो है श्रीलंका आइलैंड। तो इन सभी के साथ इंडिया जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया बिलीव्स इन पीस, यानी कि भारत जो है वो शांति में विश्वास करता है। तो इंडिया ने हमेशा शांति का रास्ता चुना है, पाथ ऑफ पीस, यानी कि शांति का मार्ग को चुना है। जो इतिहास है वो ये प्रूव करता है कि इंडिया ने कभी भी किसी भी कंट्री पर उस पर अधिकार करने के लिए अटैक नहीं किया। हमने हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस हमारे नेबर्स के साथ और साथ ही साथ जो दूर के देश हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किया है। हमने हमारे बीच जो भी डिफरेंसेस होती थी, म्यूचुअल डिफरेंसेस, यानी जो भी आपसी मतभेद था, उन सभी को शांतिपूर्ण तरीक़ों से सॉल्व करने में हम बिलीव करते हैं। और इसी पॉलिसी के हमारी जो यही पॉलिसीज़ है, इसने हमारी हेल्प की किसमें कि हमें अपना जो कल्चरल और ट्रेड रिलेशन है, यानी सांस्कृतिक और व्यापार जो रिलेशन है दूसरे देशों के साथ, वो एंशिएंट टाइम से बहुत ही अच्छा चलता आ रहा है। आगे डू यू नो में बताया गया है, देखिए यहाँ पे शार्क के बारे में दिया हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है शार्क। ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ एशिया के 8 कंट्रीज़ शामिल हैं। और वे कौन कौन से हैं? तो वह हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसे आपको याद रखना होगा कि ये 8 साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं जो कि शार्क में शामिल हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम कॉमन फीचर्स। तो आइए अब हम कुछ देखते हैं जो कुछ कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं। ये हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी लैंग्वेज, फूड और कल्चर जो हमारे साथ हमारे पड़ोसी शेयर करते हैं, तो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच लैंग्वेज में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, इसे देखते हैं। पाकिस्तान 1947 में बना था। इससे पहले जो पाकिस्तान था वो इंडिया का ही पार्ट था। इसलिए जो हमारी हिस्ट्री और जो हमारा कल्चर है, यानी इतिहास और संस्कृति है, वे हम सभी शेयर करते हैं। 1947 तक का जो हिस्ट्री है हम लोग दोनों का एक ही है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समानताएं हमारी लैंग्वेज में, फूड में और ड्रेस में देखने को मिलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। जो कॉमन लैंग्वेज इंडिया और पाकिस्तान में बोली जाती हैं वो है हिंदी और उर्दू। दोनों ही हिंदी और जो उर्दू है वो संस्कृत से निकले हैं, जो कि संस्कृत क्या है? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं की माता है। माँ मतलब कि उसी से सारी भाषाएं निकली हैं, संस्कृत से ही। हिंदी और उर्दू के बीच क्या डिफरेंसेस है देखिए। तो हिंदी जो है वो लेफ़्ट से राइट की ओर लिखी जाती है और इसकी स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, जबकि उर्दू जो है वो राइट से लेफ़्ट की ओर लिखा जाता है और इसकी स्क्रिप्ट पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट होती है, जिसे नाश्तालिक कहा जाता है। हिंदी में जो वोकैबुलरी यूज़ होती है, यानी जो शब्द यूज़ होते हैं, वो संस्कृत से लिए जाते हैं और जो उर्दू की वोकैबुलरी है वो पर्शियन और अरेबिक वोकैबुलरी के शब्द लिए जाते हैं। एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि हिंदी में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो बहुत से वर्ड्स जो है वो पर्शियन और अरेबिक के होते हैं, जबकि जो उर्दू में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो संस्कृत के होते हैं।
क्या आप जानते हैं कि जो उर्दू है उसको वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उर्दू की? तो उर्दू जो है वो एक टर्किश वर्ड है जो टेंट के लिए यूज़ किया जाता था। और जो आर्मी यानी कि जिसे कहा जाता था उर्दू यानी कि उर्दू, तो उर्दू जो था वो आर्मी की लैंग्वेज थी एक। कब थी आर्मी लैंग्वेज? जब तक जो मुग़ल जो थे दिल्ली में, मुग़लों के दरबार में जब बोला जाने लगा उर्दू और लखनऊ के नवाबों के द्वारा बोला जाने लगा, तब जो है ये कॉमन पीपल लोगों की लैंग्वेज बनी। उससे पहले तक ये आर्मी की लैंग्वेज थी। आगे देखिए यहाँ पे हिंदी और उर्दू के फ्रेजेस दिए हुए हैं कि किसे क्या हिंदी में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं। जैसे हेलो को हिंदी में नमस्ते और उर्दू में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। उसी तरह बाकी चीज़ें भी आप देख लीजिए इसमें कि किसको क्या क्या कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच जो फूड है उसमें क्या क्या समानताएं देखने को मिलती हैं। तो नेपाली भोजन जो है उसमें जनरली दाल भात और तरकारी, दाल भात तरकारी, दाल यानी कि पल्स, भात यानी कि राइस चावल और तरकारी यानी कि वेजिटेबल करी, ये वहाँ का जो है मील होता है, मेन मील। तो इसी तरह से हमारे बहुत से भारतीय घरों में भी यही खाना परोसा जाता है। क्या चीज़? दाल चावल और सब्जी। लेकिन एक ही डिफरेंस है नेपाली फूड और इंडियन फूड में। वो क्या? जो नेपाली फूड होते हैं वो बहुत ही कम स्पाइसी होते हैं इंडियन फूड की तुलना में। अब जो नेपाल का साउथ वेस्टर्न पार्ट है वो इंडियन फूड से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जबकि बाकी का जो पार्ट है नेपाल का वो तिब्बतन और चाइनीज़ व्यंजनों से प्रभावित है। जैसे देखिए नेपाल का ये है, मान लीजिए नेपाल, तो इसका साउथ पार्ट ये हो गया, और वेस्टर्न यानी इधर साइड का पार्ट यानी कि ये वाला साइड का पार्ट जो है वो भारतीय व्यंजन से प्रभावित है। यानी कि इधर की ज़्यादातर जो व्यंजन है वो जिस तरह इंडिया में है उस तरह के वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, जबकि जो बाकी का ये सारा पार्ट है यहाँ पर ये तिब्बत और चाइना के जो व्यंजन है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप क्या जानते हैं मोमोज़ के बारे में? बिल्कुल जानते होंगे। ये नेपाली डेलिकेसी है और इसमें क्या होता है, इसमें वेजिटेबल्स को फिल करके उसको बनाया जाता है, वेजिटेबल्स या और फिर मीट को, जैसे कि वेज मोमोज होता है और नॉन वेज मोमोज होता है, दो तरह के होते हैं। तो मीट या फिर वेजिटेबल दोनों में से कोई भी चीज़ को डंपलिंग करके यानी डंपलिंग फिल करके उसमें उसको बनाया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। जो नॉन वेजिटेरियन व्यंजन है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जैसे कि जो कबाब्स हैं वो सभी जगह सबके फेवरेट हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसी तरह से डोसा जो है वो साउथ इंडियन डिश है जो कि श्रीलंकन व्यंजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आगे एक यहाँ डू यू नो में दिया हुआ है कि चाइनीज़ फूड जो कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है, लेकिन जिस तरह से जो चाइनीज़ डिश चाइना में खाया जाता है ना, उससे यहाँ के इंडिया में जो चाइनीज़ डिश है उससे बहुत ज़्यादा अलग है। अब ड्रेसेस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं हमारे पड़ोसियों के साथ? तो देखिए, जो दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों ही इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में जो हैं उनमें जो ड्रेसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि साड़ी और सलवार कमीज ये ट्रेडिशनल ड्रेस है इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह ही। इसी तरह से साड़ी को बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पहना जाता है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्टाइल है साड़ी पहनने की वो बहुत कुछ अलग है। मतलब कि जो ज़्यादातर जो देश हैं ये सब, इनमें इंडिया के से अलग अलग स्टाइल से उनके पहनने के तरीके अलग अलग हैं साड़ी को। तो आप क्या जानते हैं कि जो बांग्लादेशी मैन जो पहनते हैं कुर्ता पजामा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पंजाबी कहा जाता है। जो बांग्लादेश के जो पुरुष हैं जो कुर्ता पजामा पहनते हैं उसे वहाँ पर पंजाबी के नाम से जानते हैं, उसे पंजाबी कहा जाता है। इसी तरह से आगे दिया हुआ है मेखला चादर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कि पहना जाता है वो बहुत ही सिमिलर है। कहाँ से? नेपाल, म्यांमार और चाइना में भी उसी तरह के ड्रेस पहने जाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहना जाता है। क्या पहना जाता है? तो मेखला चादर पहना जाता है। म्यांमार में लोंगी यानी जैसे कि सेरों का जाता है और एंगी यानी कि ब्लाउज ये पहने जाते हैं। तो उसी तरह का सिमिलर ड्रेस लुंगी और ब्लाउज जो है वो साउथ इंडिया में और श्रीलंका में भी पहना जाता है। तो देखिए कितनी समानताएं हैं इन सब में। जो लद्दाख और भूटान का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है यानी वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा जो है वो चाइना के हमफू से काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी समान है। पुरुष द मैन इन इंडिया, बोथ इंडिया एंड नेपाल, यानी कि भारत और नेपाल दोनों में जो पुरुष हैं वो कुर्ता पजामा या फिर शर्ट कोट और पजामा ये पहनते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं इंडिया के बहुत सारे पार्ट में जो मुस्लिम हैं इंडिया के वे सभी क्या पहनते हैं? सलवार कमीज
यानी कि पठानी, जिसे कि पठानी सूट कहा जाता है, वो पहनते हैं, जो कि ये क्या है, ये पाकिस्तानी पुरुषों का ट्रेडिशनल ड्रेस है, पारंपरिक ड्रेस है। वहाँ पर ये लोग वहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका ट्रेडिशनल जो ड्रेस है पठानी सूट यानी सलवार कमीज, वो इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट में मुस्लिम लोग पहनते हैं। लेकिन आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, आज की आधुनिक जनरेशन जो है, उसने इन सभी डिफरेंसेस को, इन सभी अंतरों को, डिफरेंसेस को रिमूव कर दिया, समाप्त कर दिया। कैसे? उन्होंने एक जैसे कपड़े अपना लिए, जैसे कि क्या, जीन्स और टी शर्ट आजकल ये कॉमन हो गया, बिल्कुल हर कोई पहन लेता है। जिससे क्या हुआ, जो डिफरेंसेस थे अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग, वो सभी ख़त्म हो गए हैं। तो जो समानताएं हैं लैंग्वेज, फूड और ड्रेस में हम अपने पड़ोसी देशों के साथ शेयर करते हैं, वो क्या हाईलाइट करता है? वो हमारे कल्चरल बॉन्ड को, हमारी सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। दे एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड इवन इन द फेसेस ऑफ डिफरेंसेस। ये अलग अलग चेहरे होने के बावजूद भी हमारे बीच की एकता को दर्शाता है। ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैप स्किल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।